आइए आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। सभी को नमस्ते। जैसा कि हमने परसों छोटा सा एक होमवर्क लिया था कि हम अपने आसपास में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो किस किस ने इस बारे में प्रयास किया कि हमारे आसपास में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी हैं जिनको हम इस समय में यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले बताएंगे कि जिन जिन ने ऐसा देखा है या कोशिश की है वो अपने बताएं। हाँ जी, कौन बताएंगे सबसे पहले? बच्चे इस बार आगे थोड़ा सा बढ़े तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। ख्याति। नमस्ते। ख्याति के लिए मैं ये बोल सकता हूँ पंडित जी कि ख्याति ने इतना कुछ किया है इस पेंडेमिक में कि शब्द कम पड़ जाए। सब हर किसी की मदद की है इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो तो अपने फैमिली के लिए तो करना बनता ही है। मुझे लगता है कि एक चीज जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं एंड हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, जो और बाहर तो रीच आउट जब लॉकडाउन जैसे नहीं कर पाते, पर हमारे घर पे जो मेड्स हैं जो सारे हेल्प करते हैं, उन सबको जो भी चीज की जरूरत है, लॉकडाउन हो या ना हो, हमने कोशिश की है कि भी उनको वो सब चीजें, अनाज हो, खाना हो, कभी सैलरी वक्त से पहले जरूरत पड़े तो, या इवन उनको ट्रैवल के लिए कुछ हेल्प करने की, ऑटो के लिए एक्स्ट्रा देना पड़े क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और उनको फिर भी आना पड़े, तो वो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से जी। करने की। बहुत सुंदर। उसके अलावा मुझे लगता है कि जिसे भी आसपास में फ्रेंड्स जिन सबको कोविड हुआ, जो भी हुआ, उन सबको मील्स, कम से कम होम मील्स दे सके। तो अपने फ्रेंड्स को ऑफन, जिनको भी कोविड हुआ, हम डब्बा भेजते हैं दिन में 1-2 बार जब उनको जरूरत पड़े। तो ये हम अपने इमीडिएट सर्कल के लिए कर सकते हैं फॉर श्योर। वेरी गुड। सो हाँ, प्लीज, ये 2 चीजें मेरे जहन में आती हैं। बहुत सुंदर। ध्रुव दक्ष, आप कुछ बोलना चाहोगे बेटा? जरूर। नमस्ते। नमस्ते। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, और आपका प्रश्न था कि हम किसी की सहायता करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है, क्या कर सकते हैं। पिछले थोड़े हफ्तों में मेरे फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के फैमिलीज में उन्हें कोविड हुआ है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को खुद कोविड हुआ है, और हम भी इस दौर से गुजरे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल हो सकता है इमोशनली और मेंटली अगर किसी के घर में कोविड हो। तो मेरे अनुसार आप किसी की सहायता बस उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने से कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो भी बहुत जरूरी होता है कि उन्हें कोई चाहिए जो उनकी बातें सुन सके और उनकी हेल्प कर सके। और जब उन्हें कुछ जरूरत चाहिए हो, मैंने नोट्स के द्वारा उनकी हेल्प की, पढ़ाई साथ में करके हेल्प की। तो ये मेरा विचार है इस प्रश्न पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। यस दक्ष। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरे दादू एक भजन गाते हैं जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो एब्सोल्युटली मेरे अनुसार किसी की मदद करने की वजह, ये लक्ष्य या उद्देश्य यही होना चाहिए कि मतलब हमें दूसरों की मदद करने से मतलब होना चाहिए। मतलब जो कर्म है, जो आशीर्वाद है, जो दुआ है, वो हमें मिलेंगे, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम किसी का भला कैसे कर सके, ये हमारा महत्व होना चाहिए, इस पर महत्व देना चाहिए। और इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि ये जो हमारा आज का जो सेशन है, इसे ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत लगी है, और इसका जो लाभ है हम सबको मिल रहा है। तो ये भी एक मीडियम है जिससे हम सबकी मदद हो रही है, जिसके लिए हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं। तो ये है मेरा विचार। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे विचार जी। पंडित जी, अब बच्चों का हो गया है तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर।
मैं ये कहूंगा कि फिजिकली शायद मैं या जया बहुत कुछ नहीं कर पाए सबके लिए, लेकिन हमने एवरी सिंगल डे सबको प्रेयर्स में रखा। तो मुझे ये लगता है कि अच्छी विशेस पास करना या प्रेयर्स करना दुनिया के लिए, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, कि सर्व सुखी जो बोलते हैं हमारे मंत्रों में भी होता है कि सबकी अच्छी सेहत और सबके ठीक रहने की हमने प्रेयर एवरी सिंगल डे की है। तो मुझे लगता है ऐसा हमें प्रेयर में बहुत ताकत है, तो हमने ये किया है। तो फिजिकली शायद बाहर इतना निकल के हम नहीं कर पाए, मिल भी नहीं पाए अपने पास वालों को, तो बट ये करने से हमें अंदर से भी बहुत शांति मिली। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आज नेहा जी हैं हमारे बीच में, नेहा सबरवाल जी, सीमा जी हैं, सीमा अरोड़ा जी भी हैं। कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? जिन्होंने हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था, जो नए लोग आए उनको मैं बता दूं कि हमारे आसपास क्या अपॉर्चुनिटीज इस पेंडेमिक के टाइम में हैं, जिनको हम लोगों की सहायता करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, लोगों को सहयोग पहुंचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, वो हमें ढूंढना था। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए हमें बहुत लंबा सोचना पड़े, हम रैंडमली भी कुछ चीजें हमारे दिमाग में आ सकती हैं। तो जो लोग आज जुड़े हैं वो लोग क्विक जो हमारे दिमाग में स्पॉन्टेनियस आता है वो शेयर कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आसपास के लोगों की मदद करने के लिए। नमस्ते पंडित जी, सीमा बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते। मैं तो जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से मैं आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और एक्चुअली मैं थैंकफुल हूँ संजू को कि जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है, और सुधा दीदी को। तो पंडित जी, मेरी तो हालत ऐसी थी कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई हुई थी ये लॉकडाउन में। मेरी सुधा दीदी से भी बात हुई थी इस बारे में। तो बट आपका जब से ये सुन रही हूँ ना, तो मुझे बहुत एक कहते हैं ना, एक सहारा मिल गया है और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के सेशंस आगे भी होते रहे ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और ये जो पेंडेमिक के थ्रू हम जो गुजर रहे, हर कोई गुजर रहा है, उसका समय अच्छे से प्रोत्साहन से गुजरे, ना एक दूसरे, क्योंकि हम एक दूसरे को किसी को मिल नहीं पा रहे हैं। तो वो जो ना मिलने की वजह से हमें जो एक डिप्रेशन आ रहा है, तो कम से कम इसी सेशन के थ्रू हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं और देख रहे हैं। तो कोशिश यही करेंगे, जिस तरह संजू जी ने कहा है कि हम बाहर तो नहीं निकल सकते, बट सबको हमने भी प्रेयर्स में रखा हुआ है। सबके लिए यही कामना करते हैं कि हमारा पूरा परिवार, गुप्ता परिवार है, और भी जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, सब उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और अच्छे से रहे। सब यही दुआ करते हैं हम सबके लिए। थैंक यू पंडित जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। पंडित जी, मैं एक कुछ शेयर, अच्छा सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है, सॉरी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा, इस पे नोट पे मैं खाली एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ जो थोड़े टाइम पहले हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा इस पैंडेमिक के इसमें, मतलब मुझे भी घर पे बहुत ट्रैप फील हो रहा था, और अभी भी कभी कभी होता है। पर थोड़े टाइम पहले मेरी जो बड़ी मम्मी है वो हॉस्पिटल में थे और वो अब गुजर गए। जब मैं वापस आ रही थी इनके चौथे से टैक्सी से, तो मेरे जो टैक्सी ड्राइवर थे, जनरली मतलब मैं सबसे बात करना पसंद करती हूँ, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो मुझे बता रहे थे कि पिछले साल जब मेन ये पीक पे था, मई अप्रैल के महीने में, तो वो उनको और कोई काम नहीं था, उनको उबर बंद थी, सब बंद थी। तो उनको किसी ने बोला कि एक काम है पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तुम करोगे? तो उसने कहा क्या? तो जो ये हॉस्पिटल से डेड बॉडीज जो कोविड की थी उनको लेके जाने का काम था। और उनके घर पे उनके 4 भाई बहन हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, और उन्होंने अपने आप को बोला कि कोई तो काम करेगा ना, तो मैं ही कर लेता हूँ। तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने, मतलब मैं डिटेल्स नहीं बताना चाहती, उन्होंने मुझे बताया कि कितना मुश्किल रहा उनके लिए ये सब करना। तो समवेयर उनको देखकर ऐसे लगा कि अगर ये, मतलब वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है ना, ये आदमी अगर अपने अंदर इतना ये जगा सकता है इतने थोड़े से पैसों के लिए अपनी लाइफ को था। और उन्होंने कहा उनको बिल्कुल कोविड नहीं हुआ, वो पूरे 4 महीने उन्होंने दिन भर ये करा
पर Right. बोलता है कहीं ना कहीं किसी को तो करना है ये काम। तो उनको देखकर कभी भी जब मैं अभी भी सोचती हूँ कि क्या हो रहा है, तो मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि इफ ही कैन डू इट, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना डिफिकल्ट काम कर सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो इसके साथ डील कर ही सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात। ये तालियां आपके लिए भी और ये तालियां उनके लिए भी जिन्होंने वो काम किया। वेल डन जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हमें भी कुछ मौका मिला कुछ डॉक्टरों के लिए सेवा करने के लिए। ऐसे समय में हम लोग दिनों दिन घर नहीं जा सकते, कोई कहाँ के है, कोई कहीं से आ रहे हैं, इनका घर में है, कहीं कोई लोग बॉम्बे में रहते नहीं है, मुश्किल हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, तो उनको खाना भेजना है जी। कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता हमारे से बन पाए। वेरी गुड। हमारे सोसाइटी में लोग जो है इकट्ठे होकर के ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा फैमिली है जो कि हमारे लोगों के यहाँ पर बहुत सारे, हम लोग के फैमिली भी है और भी बहुत फैमिली है जो मेड्स को अभी भी बुला नहीं रही हैं। मेड्स को छुट्टी लेके रखा हुआ, लेकिन सैलरी पूरी दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भी घर में तकलीफ ना हो और हमें भी थोड़ा सा रियायत हो कि भाई बाहर से कुछ आए ना यहाँ पे। तो ये हालत है कि सब का घर भी चले और हम भी सेफ रहें, तो वो सब सोच करके जितना हो सकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आज की चर्चा को फिर शुरू करते हैं, और आज की इस चर्चा को भी मैं एक छोटी सी कहानी के साथ ही शुरू करना चाहूंगा। ये बात काफी पहले की है। एक बार एक व्यक्ति जो कि काफी गरीब था या साधनहीन था, जिसके पास में बहुत ज्यादा आर्थिक संपदा नहीं थी, ऐसा एक व्यक्ति अपने खेत में कहीं काम कर रहा था और काम करते करते उसने देखा कि वहीं पर पास में एक सन्यासी धूप में चलते हुए आ रहे हैं, एक साधु महात्मा। वो उधर आए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, रोका, महात्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? महात्मा जी ने स्थान बतला दिया कि मैं अमुक स्थान से आ रहा हूं और आगे किसी गांव का नाम लिया, वहां जा रहा हूं। महात्मा जी ने भी उसके वेशभूषा से, उसकी स्थिति से ये भांप लिया कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, गरीब आदमी है। लेकिन उस व्यक्ति में बड़ी सहृदयता थी, और उसकी सहृदयता इस रूप में हुई कि उसने जब अपना भोजन खोला और स्वामी जी को ऑफर किया कि आप भी इसमें से थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारे ही लायक है। बोले नहीं, आप भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम दोनों का ही पेट थोड़ा थोड़ा भर जाएगा। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को जाते समय एक पत्थर दिया। तो इस व्यक्ति को थोड़ा अटपटा लगा, मैंने स्वामी जी को भोजन कराया, स्वामी जी आशीर्वाद ही दे देते तो भी चलता, लेकिन मेरे हाथ में पत्थर क्यों दे रहे हैं? तो उसके चेहरे पर जो थोड़ी सी शिकन आई, उसको देख करके स्वामी जी ने कहा कि बेटा ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर है, और इसकी विशेषता ये है कि इससे तुम जितने भी लोहे को चाहो सोने में बदल सकते हो। मैं तुम्हें ये पत्थर 7 दिन के लिए दे रहा हूं, अगले गांव से मैं 7 दिन में लौट करके आऊंगा, और इस बीच में तुम अपने लिए जो भी संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हो, इसके माध्यम से वो कर सकते हो। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बोला अब तो काम बन गया, और स्वामी जी उसे पत्थर दे करके चले गए। तो इसने जाकर के बाजार में पूछा कि भाई लोहा क्या भाव है? तो उसने बताया जी 100 रुपए कुंटल। 100 रुपए कुंटल तो बहुत महंगा है। बोले हाँ इतना ही है।
बोले कुछ ऐसा अनुमान है क्या कि अगले 1-2 दिन में इसका रेट कुछ कम होगा? बोले हाँ, हो भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसने कहा ठीक है, मैं 2 दिन बाद आकर के सोना ये लोहा खरीदूंगा। 2 दिन के लिए घर चला गया। 2 दिन बाद बाजार में पहुंचा, भाव ज्यों का त्यों। फिर उससे कहा, तो उसने कहा ठीक है, तुम और 2 दिन इंतजार कर लो, अभी सोने ये लोहे का दाम घटने वाला है और घट जाएगा। फिर चला गया वापस कि लोहे का दाम घटेगा तब मैं खरीद लूंगा। और 2 दिन चले गए ऐसे ही। और फिर जब 3 बार इस तरीके से हो गया तो अब 7वां दिन आ गया। अब इसने सोचा कि अब तो चाहे जो भी भाव मिले, लेकिन मैं तो इसको खरीद के अभी सोने में बदल ही लेता हूं। और ये शहर के लिए निकल रहा था, जा रहा था वहां लोहा खरीदने के लिए। इतने में स्वामी जी लौट के आ रहे थे, वो रास्ते में मिल गए। बोले कहो बेटा, हो गया काम? स्वामी जी उसकी स्थिति देख के तो समझ गए कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा काम हो गया? तो बोले अरे महाराज, सोना वो लोहा इतना महंगा था कि मैं सोने में बदलने के लिए खरीद ही नहीं पाया। तो स्वामी जी ने उससे कहा, अरे मूर्ख, लोहा कितना भी महंगा होगा लेकिन फिर भी सोना उससे कई गुना ज्यादा महंगा होगा। तुझे किसी भी भाव में लोहा मिल रहा था, तू उसे ले लेता, और हर दिन अगर 1 कुंटल लोहे को भी तू सोने में बदलता तो आज तेरे पास 7 कुंटल सोना होता, तू शहर खरीद सकता था। महाराज बस 1 घंटे के लिए और दे दो। बोले ना, मेरी शर्त ही यही थी कि मैं जा रहा हूं दे करके, 7वें दिन लौटूंगा, जब लौटूंगा तो पत्थर तुम मुझे वापस कर दो। और अब ये समय पूरा हुआ, इसलिए अब ये पत्थर तुमको नहीं मिल सकता। तो उस व्यक्ति के पास में इतना लंबा समय था, लेकिन वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मैं करूं क्या। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किस चीज का मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा है। और 7 दिन हाथ में पारस मणि जैसा पत्थर होने के बावजूद उसके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। और थोड़ा या ज्यादा कमोबेश हम सबके जीवन की यही स्थिति रहती है कि हम अवसर की तलाश में लगे रहते हैं। अब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब हम कर लेंगे। लेकिन वो अवसर कई बार हमारे सामने आकर के चले जाते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। हिंदी साहित्य जगत के बड़े ही प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन कल हम सबके बीच से चले गए। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, रिलेवेंट है इसलिए सुना देता हूं। वो कहते थे, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोए तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो इसलिए आज भी और हमेशा हमारे पास जीवन में कुछ करने का अवसर होगा, लेकिन वो अवसर हमें तलाशना होगा, वो अवसर हमें अपने आसपास ढूंढना होगा। इस संसार में कभी भी कोई समय ऐसा नहीं था जब सारी परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए समान थी, सुलभ थी, अच्छी थी। ये संघर्ष का क्रम हमेशा से चलता आ रहा है। राजाओं के जीवन में भी संघर्ष था, सिपाहियों के जीवन में भी संघर्ष था, विद्वानों के जीवन में भी संघर्ष था, बड़े बड़े धनपतियों के जीवन में भी संघर्ष था। ऐसा संसार में कोई भी नहीं था जिसके जीवन में कभी न कभी कोई न कोई संघर्ष न रहा हो, कभी न कभी कोई न कोई विपरीत परिस्थितियां न रही हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो इन परिस्थितियों का सामना करता है और उन परिस्थितियों में अवसर जो ढूंढ लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन का सही उपयोग कर पाता। महात्मा विदुर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि ये सारी धरती सोने के फूलों से भरी हुई है,
लेकिन उन फूलों को चुनने की सामर्थ्य केवल 3 तरह के लोगों में है। पहले जो वीर हैं, साहसी हैं, शूर हैं। दूसरे जो कृतविद्य हैं, जिन्होंने किसी आर्ट को अपने हाथ में ले लिया है। और तीसरे जो दूसरों की सेवा करना जानते हैं। सुवर्ण पुष्पाम पृथिव्याम चिन्वन्ति पुरुषस्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। तो हम देखें कि हम किस कैटेगरी में क्या कर सकते हैं। अगर हम बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, हम बहुत बहादुर, बहुत बलवान नहीं है, हमारे पास में बहुत बड़ा कोई किंगडम कोई एम्पायर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सेवा करने का अवसर तो हम सबके पास में हमेशा रहता है। और इसलिए आज के इस समय में हम ये अवसर देखें। आप सब लोगों ने अपने जीवन में देखिए, इस पेंडेमिक के टाइम में जैसे उदाहरण आप लोगों ने अभी सबके साथ में साझा किए कि जहां जहां जिसे जिसे जो जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाते हुए वो दूसरों को जो भी सहयोग कर सकता है वो करने का प्रयास कर रहा है। इससे 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है कि जिस व्यक्ति को आप सहयोग कर रहे हैं उसकी वो विकटता, वो विषम परिस्थिति जो है या उसकी जो वो परेशानी है, उससे वो बाहर आ जाता है। ये तो पहला तात्कालिक लाभ है जो वहां पर ही दिखाई दे जाता है आपको। दूसरा इससे लाभ होता है ये कि आप जब किसी को सहायता कर रहे होते हैं उस समय में आप एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं। आप एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं और उस एक सीढ़ी ऊपर चले जाने से आप फिर जो आपका नजरिया होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो ज्यादा क्लियर होता है और आप चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से देख पाते हैं। इससे आपका अपलिफ्टमेंट होता है। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है, वो यही है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों को दूर करते हैं, उसके लिए उसको हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली परमात्मा की व्यवस्था से हम एक स्तर ऊपर चले जाते हैं। और जब हम एक स्तर ऊपर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम ज्यादा अच्छे ढंग से फिर सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये कि हमारे कर्म खाते में एक पुण्य जुड़ जाता है। और ये पुण्य करने का अवसर मनुष्य को परमात्मा ने पूरे जीवन दिया है। हम कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, ये हमारे ऊपर है। हमारे जीवन के 7 दिन, आमतौर पर तो लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, पर चलिए हम वो महात्मा जी वाले 7 दिन, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, ये 7 दिन हमने मान लिए अपने जीवन के। इसके बाद 8वां दिन तो कोई आता नहीं है, यही 7 दिन घूमते रहते हैं। तो इन 7 दिनों में हम कितने लोहे को सोने में बदल पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। ये मनुष्य जीवन किसी पारसमणि से कम नहीं है। आपने कितने पशु पक्षियों को हाथ में अंगूठियां पहने हुए, गले में सोने के हीरे के हार पहने हुए देखा है, बताइए? किसी को देखा है क्या? ये सौभाग्य केवल और केवल मनुष्य को ही मिला है। अरे सोना कोई कीमती धातु होती है, किसी गधे को आप पूछ लो, उसे तो पता भी नहीं है। तो क्या कीमती है, क्या कीमती नहीं, हम जानते हैं ना। और इसलिए क्या ज्यादा कीमती है उसकी हमको वैल्यू करनी है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी हमको वैल्यू करनी है। और यही अवसर हमें अपने जीवन से तलाशना है। तो व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को बर्बाद न करें। कंस्ट्रक्टिव कार्यों में, दूसरों की सहायता करने वाले कार्यों में, या कुछ ऐसे प्रकल्प चलाएं जिनसे हम दूसरों की सहायता कर सकें। जैसे ये कार्य अभी संजय जी ने मुझसे सलाह विमर्श किया और हम लोगों ने मिलकर के ये कार्य शुरू किया, इससे कुछ सहायता सबको मिल रही है, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। और इससे बहुत सारे और लोग भी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं या मेरे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं जहां पर ये रिकॉर्डिंग्स जाते हैं, या अन्य लोग जो अन्य माध्यमों से एक दूसरे के सहयोग से जो प्रचार होता है इसका और जो सुनते हैं, उनको कुछ ना कुछ लाभ इसका अवश्य मिलेगा। तो हम अपने स्तर पर छोटी शुरुआत करके भी लोगों को सहयोग कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम करें, हम विचार करें, हम अवसर तलाशें। अवसर केवल मात्र अपने लाभ के लिए नहीं तलाशने चाहिए, कभी कभी संपूर्ण मनुष्यता के लाभ के लिए,
संसार के लाभ के लिए भी हमको अवसर ढूंढने चाहिए। तो इसलिए बहुत ही सुंदर आज सब लोगों ने बताया कि उन्होंने किस किस प्रकार से इस समय में आए हुए अवसरों का उपयोग किया। आगे हम और भी अच्छे अच्छे अवसरों को ढूंढें, और एक व्यक्ति के विषय में बतला करके मैं अपनी बात को आज समाप्त करूंगा। थोड़ा सा समय आगे जा रहा है, पर मैं समझता हूं कि हम 10-15 मिनट बियर कर सकते हैं। हमारे सबके बहुत ही चिर परिचित जो लोग भी हिंदी साहित्य को या फिल्मों को देखते हैं, वो सब गोपाल दास नीरज के जीवन से परिचित हैं। और डॉक्टर गोपाल दास नीरज पद्मश्री, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटावा में। 6 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का देहांत हो गया, और अपने बचपन में वो बताते हैं कि उन्होंने स्टेशन पर चने भी बेचे, उन्होंने तांगा रिक्शा भी चलाया, उन्होंने और भी छोटे मोटे सामान जो आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा मेकअप का सामान, कंघा, साबुन, छोटी छोटी चीजें स्टेशन पे रख करके बेचते हैं, बोले वो काम भी उन्होंने किया अपने जीवन में। और उसके बाद में फिर एक समय ऐसा आया, विद्यालय में एडमिशन हो गया, उनके फूफा जी उनको पैसा देते थे थोड़ा बहुत, उस समय में 5 रुपए, जिससे उनके घर का खर्चा भी चलता था और उनकी पढ़ाई भी चलती थी। गरीब होने के नाते उनसे स्कूल में फीस नहीं ली जाती थी, सरकारी स्कूल था, और उनकी पढ़ाई एटा में हुई, जहां से मेरा जन्म हुआ, जहां पर वहीं के गवर्नमेंट कॉलेज में गोपाल दास नीरज जी की पढ़ाई हुई। तो वो जीआईसी कॉलेज में जब वो पढ़ते थे, तो उस समय एक समय ऐसा आया जब वो फेल हो गए, और फेल हो गए तो शर्त ये होती थी उन विद्यालयों, क्योंकि अंग्रेजों का राज था उस समय, कि आप अगर पास हो रहे हैं और आप गरीब हैं तो आपकी फीस सरकार देगी, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको अपनी फीस खुद भरनी पड़ेगी। और जब फेल हो गए 1 नंबर से 2 नंबर से और घर पहुंच करके बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाई छोड़ दो, कौन खर्चा उठाएगा फीस का। अध्यापक के पास गए, अध्यापक के पास जाकर के कहा कि गुरुजी कृपा करके मुझे पास कर दीजिए, नहीं तो मेरी तो पढ़ाई छूट जाएगी। तो अध्यापक ने एक बहुत बड़ी बात कही जो उनको पूरे जीवन अपने याद रही। वो कहते हैं, मेरे अध्यापक ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा, गोपाल बाबू तुम गरीब घर से आते हो, इसलिए मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई ऐसा काम करने की कोशिश मत करना जहां पर तुम नंबर 2 हो। हमेशा हर काम को ऐसे करना कि तुम हमेशा नंबर 1 हो, क्योंकि जिंदगी इतने मौके किसी को नहीं देती है कि वो हर बार ट्राई करे और हर बार सफल हो जाए। इसलिए जब जहां जो करो उसको पूरी मेहनत के साथ में करना। जहां तक प्रश्न है तुम्हारे नंबर बढ़ाने का, तो नंबर तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ इस साल जो फीस तुम्हें भरनी पड़ेगी वो फीस मैं भर दूंगा। और उन अध्यापक ने उनकी फीस भरी लेकिन नंबर नहीं बढ़ाए। नीरज जी कहते हैं, मैंने उस समय ये प्रण ले लिया कि मैं जो कुछ करूंगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा, और मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैंने फिर पढ़ाई की, हाई स्कूल किया, उसके बाद नौकरी मिल गई, नौकरी करते करते पढ़ाई की, एमए किया, और उसके बाद में आप जानते हैं कि गोपाल दास जी नीरज अपने जीवन में कितना यश, कितनी ख्याति, कितनी कीर्ति उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से प्राप्त की और कहां तक पहुंचे। अगर हम केवल यही सोचें कि हमारे जीवन में अगर सब कुछ ठीक होगा तभी हम उन्नति कर पाएंगे, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और सब कुछ ठीक कभी भी किसी के भी जीवन में हमेशा नहीं रहेगा। कुछ न कुछ चुनौतियां, कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा आएंगे। हमारे खिड़की के बाहर पीपल का पेड़ है। अक्टूबर में जब हम आए थे पूरा हरे पत्तों से लदा हुआ था। अभी 15 दिन पहले उसकी ये हालत हो गई कि एक भी पत्ता नहीं था उसके ऊपर। और अब वसंत ऋतु है, देखिए अब धीरे 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 नई नई कोपलें निकल करके फिर से पेड़ पूरा हरा हो जाएगा। तो ये तो जीवन का क्रम है। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुख दुख मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तता। ये जीवन का क्रम यूं ही चलता रहेगा। आवश्यकता इसी बात की, हम चुनौतियों में से अवसरों को ढूंढ करके अपने जीवन में उन्नति करें, और जितनी अधिक से अधिक सहायता हम लोगों की कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। इसी से हमारी उन्नति होगी, इसी से हमारे सुख बढ़ेंगे, और इसी से हमें उस चीज की प्राप्ति होगी
जिसे आनंद कहा जाता है, जो कभी नष्ट न होने वाली चीज है और जो सदैव हमारे जीवन को प्रसन्न रखने में हमको सहयोग करती है। तो आज की चर्चा को हम इसी नोट के साथ में कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। हमें जब जहां जैसा अवसर मिले अच्छे कार्यों को करने में हम तत्पर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं।